नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि शीर्षक ही लिखा हुआ है शरणागत, तो आज आईएससी का जो चैप्टर है शरणागत, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कहानी के बारे में जान लेते हैं कि कहानी है क्या। इस कहानी में देखेंगे कि एक कैरेक्टर है रज्जू, जो पेशे से जो है वो कसाई है, और जो दूसरा कैरेक्टर है वो है ठाकुर। ये ललितपुर गांव का रहने वाला है। ठाकुर जो है मथुरा का है। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि रज्जब व्यापार करके अपने गांव ललितपुर लौट रहा था। तो बीच में ही जो उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण उसे, और दूसरी बात ये भी थी कि उसके पास 200-300 रुपए की 200-300 रुपए जो है मोटी रकम जो है उसके पास है। अर्थात पेशे से कसाई था, तो ये चमड़े का भी व्यापार करता था। तो जब ये शाम होने के कारण राहगीरों को उस समय डाकू जो है, डकैत जो है वो लूट लेते थे। इसलिए रज्जब ने सोचा कि मडपुरा गांव में ही जो है वह क्या करे, ठहर जाए रात को। इसलिए मडपुरा गांव के जितने भी लोग, यानी जिनसे वह खरीद बिक्री करता था ढोर की, उनसे मदद मांगने के लिए जाता है। लेकिन किसी ने भी मदद देने से सहमति नहीं जताई, सबने जो है इनकार कर दिया। तो अंत में जो है वो ठाकुर के पास जाता है। ठाकुर से वह सारी बात कह देता है कि वह पेशे से कसाई है। इस बात को सुनकर के ठाकुर बहुत गुस्सा होता है। ठाकुर कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम किसके घर पे हो और कहाँ आए हो? तो वो कहता है कि मैं राजा के पास हूँ। ये बात सुनने के बाद जो है ठाकुर थोड़ा नरम दिल हो जाता है, उसका जो हार्ट है वो सॉफ्ट हो जाता है, यानी पिघल जाता है, और वह रज्जब को अपने घर में शरण दे देता है। लेकिन एक शर्त पर कि सुबह होते ही जो है वह क्या करे, उसके घर के दहलीज से जो है वो बाहर निकल जाए। वजह इसका साफ साफ है कि ठाकुर के गांव के लोग, क्योंकि ठाकुर बहुत ही गरीब था, उसके पास थोड़ी सी जो जमीन थी, और उसका खुद का जो है ना हल है ना बैल है, कुछ भी नहीं। गांव के लोग अपने हल बैल से जो उसकी खेतों में खेती करते थे, फसल बोते हैं, और कुछ अनाज जो है उसको दे देते हैं, उसी से उसका गुजारा चलता है। ठाकुर की स्थिति जो है, नाम से ठाकुर है लेकिन स्थिति जो है इसकी दयनीय है। ये ठाकुर जो है ये क्या करता है, रात में राहगीरों को लूटता है। रात में राहगीरों को लूटता है, राहगीर को लूटता है, अर्थात राहगीर यानी जो सफर करने वाले हैं। इसके साथ, ठाकुर के साथ कुछ उसके साथी भी हैं, वो भी मिल करके लूटते हैं। तो रज्जब जब ठाकुर के पास पनाह मांगने के लिए आता है, ठाकुर पनाह दे देता है। उसी समय, रात के समय में ठाकुर के जो साथी है वो आते हैं, कहते हैं एक कसाई आया है, आज ही बहुत ही अच्छा मुहूर्त था, अर्थात वह उसको लूट लेते, लेकिन लूट नहीं पाए। तो ठाकुर समझ गया कि रज्जब की बात हो रही है और रज्जब जो है उसके पास शरण में आया है, इसलिए वह कहता है कि कसाई का पैसा नहीं छुएंगे। उस समय जो है वह अपने साथियों को किसी तरीके से बाहर से बाहर ही भेज देता है।
दूसरे दिन उसकी पत्नी की तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण रज्जब जो है वहाँ से जा नहीं सकता। इसलिए ठाकुर के कहने पे वह गांव के बाहर जो है एक पेड़ के नीचे जा कर के हिंदू धर्म को कोसता है। किसी तरीके से जो है एक छोटी जाति के गाड़ी वाले को, गाड़ीवान को जो है वह मनाता है, उसे पैसे देता है, उसे पैसे खर्च करने पड़ते हैं और वो वहाँ से जाने के लिए रवाना होता है। लेकिन इसी बीच में उसकी पत्नी की तबीयत और ख़राब होने की वजह से वह नहीं जा पाते हैं। शाम हो जाती है। शाम को जब वह निकलते हैं तो बीच रास्ते में ही उन्हें ठाकुर के साथी जो है और ठाकुर घेर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ठाकुर को ये नहीं पता था कि वह जो गाड़ी में व्यक्ति बैठा है और उसकी पत्नी वह रज्जब ही है। इसलिए वो उसे लूटने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब रज्जब अपना परिचय देता है, अर्थात वह कहता है मेरी पत्नी तबीयत खराब है उसकी, तो ठाकुर समझ जाता है कि वह और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, रज्जब ही है। इसलिए अपने साथियों को वह मना करता है कि राहगीरों को परेशान मत करो, उसे लूटो मत, उसे छोड़ दो। लेकिन उसके साथी मानते नहीं हैं। इसलिए इस दौरान जो है वह अपने साथियों से भी जो है वह भिड़ जाता है। किस लिए? अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करने के लिए। अर्थात शरण में जो आया हुआ व्यक्ति होता है वह व्यक्ति जो है उस व्यक्ति की मदद करना उसका परम कर्तव्य होता है और ठाकुर ने उसको बखूबी निभाया है। तो देखते हैं हम इस कहानी में। अब हम इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि और अच्छे से हम इसे समझ सकें। तो शुरू करते हैं। रज्जब अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। साथ में स्त्री थी और गांठ में 200-300 की बड़ी रकम। मार्ग बीहड़ था और सुनसान। ललितपुर काफ़ी दूर था। बसेरा कहीं ना कहीं लेना ही था। अर्थात ललितपुर दूर होने के कारण उसने ये निश्चय कर ही लिया था कि रात को वह सफ़र नहीं करेगा, उसे कहीं ना कहीं रुकना होगा। इसलिए उसने मणपुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हो आया था। रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए पर खर्च करने में ज़्यादा पड़ता था। इसलिए रज्जब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। देखिए, वह कोई भी व्यक्ति है, जाहिर सी बात है कि वह चाहता है कि जो भी व्यापार करता है उससे उसे जो भी धन प्राप्त होता है वह उसे बचा करके रखे और उसे सही कार्य में लगाए, फिजूल में खर्च ना करे। तो रज्जब भी बिल्कुल यही चाहता है कि बैलगाड़ी पे जो है वो झूठ मूठ का जो है पैसा खर्च ना करे। इसलिए उसने क्या किया, शाम को उसी रात वहीं उसी गांव में, किस गांव में, मणपुरा गांव में जो है बिताने का निश्चय किया। परंतु ठहरता कहा, जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। देखिए, वो चूँकि वहाँ पे हिंदू रहते थे, वो कसाई है, मुस्लिम है। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियाँ डाली थी और पैजामा पहनी थी। इसके सिवाय गांव के बहुत से लोग उसे पहचानते भी थे। वह उस गांव में बहुत से कर्मण्य और अकर्मण्य ढोर खरीद कर ले जा चुका था। अर्थात कहने का मतलब है कि वह जानवरों के चमड़े, जानवरों का व्यापार करता था। तो उस गांव के सभी लोग जो है चोरी छिपे, जो सामने बेच रहा है और जो चोरी छिपे, सभी उसे जानते थे। अपने व्यवहारियों से उसने रात भर के बसेरे के लायक स्थान की याचना की। याचना यानी मांग की, किंतु किसी ने भी मंजूर न किया। उन लोगों ने अपने ढोर रज्जब को अलग अलग और लुके छिपे बेचे थे। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं जानता है कि रज्जब को इसने, ये नहीं जानता इसके बारे में, ये नहीं जानता इसके बारे में, ये नहीं जानता इसके, कोई किसी के बारे में नहीं जानता है। लेकिन सबने जो है रज्जब को ढोर बेचा है। अब ठहरने में तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैलती, इसलिए सबने इनकार कर दिया। अर्थात गांव के सभी लोग जो है सभी के बारे में कुछ न कुछ बोलने लगते हैं। वजह क्या थी?
रज्जब को बसेरा देने के कारण। इसलिए सबने क्या किया, इस डर से मना कर दिया। गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोतते थे। निज का हल बैल कुछ भी न था, लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल की पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। छोटा सा मकान था, परंतु उसको गांव वाले गढ़ी के आदर व्यंजक शब्द से पुकारा करते थे। ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। शामत का मारा रज्जब इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुंचा। मैंने जैसे कहा था कि रज्जब अपनी पत्नी को लेकर के ठाकुर के दरवाजे पर पहुंचता है। किसके लिए? जगह की याचना के लिए। ठाकुर पौर में बैठा हुक्का पी रहा था। रज्जब ने बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊजू एक विनती है। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डुले पूछा, क्या? रज्जब बोला, मैं दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। मेरी औरत को जोर से बुखार आ गया है। जाड़े में बाहर न रहने से न जाने इसकी हालत क्या हो जाएगी, इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जगह दे दी जाए। जाड़े में बाहर, यानी इस कहानी में जो है, ये जो समय है वो कब का है? जाड़े का मौसम है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि शरणागत कहानी में किस मौसम का जिक्र है, कौन सा समय चल रहा था? तो ठंड का मौसम चल रहा था। कौन लोग हो? ठाकुर ने प्रश्न किया। हूँ तो कसाई, रज्जब ने सीधा उत्तर दिया। चेहरे पर उसके बहुत ही गिड़गिड़ाहट थी। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। बोला, जानता है यह किसका घर है? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? रज्जब ने आशा भरे स्वर में कहा, यह राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हूँ। तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? अर्थात तुम गांव के सभी लोगों के पास गए होगे या किसी दूसरे लोगों से मेरे ही पास क्यों आए हो? किसी ने तुमको नहीं रहने के लिए पनाह दी? नहीं महाराज, रज्जब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। खोटे पेशे यानी कसाई का पेशा। अगर प्रश्न पूछा जाए 1 नंबर के लिए कि खोटे पेशे से क्या तात्पर्य है, तो खोटे पेशे से तात्पर्य रज्जब के कसाई के कार्य से है। सिंपल से इसका आंसर है। अब और वह दरवाजे के बाहर ये कोने में चिपट कर बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी कराहती कांपती हुई गठरी सी बनकर सिमट गई। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चिलम लिए हो? हाँ सरकार, रज्जब ने उत्तर दिया। ठाकुर बोला, तब भीतर आ जाओ और तम्बाकू अपनी चिलम से पी लो। अपनी औरत को भी भीतर कर लो, हमारी पौर के एक कोने में पड़े रहना। जब वे दोनों भीतर आ गए, ठाकुर ने पूछा, तुम यहाँ से कब उठकर जाओगे? देखिए, यहाँ पर ठाकुर को चिंता है, पनाह की चिंता, इसके साथ साथ उसके जाने की भी चिंता है। वजह क्या है कि ठाकुर जानता है कि अगर रज्जब के बारे में यह पता चले कि रज्जब को ठाकुर ने अपने यहाँ पनाह दी है, शरण दी है, तो गांव के लोग जो उससे डरते थे वो डरना छोड़ देंगे। अब कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा। जो भी लगान उसे मिलता था वह भी अब नहीं मिलेगा। अर्थात ठाकुर की स्थिति और बद से बदतर होती चली जाएगी। इसलिए ठाकुर पूछता है कसाई से कि तुम सुबह उठकर कब जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज। खाने के लिए रोटियां बांधे हूँ, इसलिए पकाने की ज़रूरत न पड़ेगी। तुम्हारा नाम? रज्जब। देखिए, यहाँ पर ठाकुर ने रज्जब से उसका नाम पूछ लिया। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रज्जब ने स्थान का नाम बतलाया। वहाँ किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए। काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है, क्या करूँ, पेट के लिए करना पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किया, अर्थात ईश्वर ने जिसके लिए जो कार्य बनाया हुआ है वही कर रहे हैं। कसाई हैं तो जानवरों को मारते हैं, काटते हैं, उनके खाल का व्यापार करते हैं।
वही उसको करना पड़ता है। क्या नफ़ा हुआ? नफ़ा यानी लाभ। प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ। कोई भी व्यक्ति जो है किसी के बारे में यह नहीं पूछता कितना कमाया, कितना खाया, क्या तुम्हारे पास है, क्या नहीं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब ठाकुर जब पूछता है उससे, और वो भी अनजान व्यक्ति, तो उसे तो थोड़ा सा हिचक होगा ही। और प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को भी उससे बढ़कर। रज्जब ने सिंपल सा जवाब दिया, साधारण सा, महाराज पेट के लायक कुछ मिल गया है, यूं ही। ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की कि कितना मिला है, कितना पैसा है, ये बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं। उसने जो जवाब दिया उससे वह शांत होकर के रह गया। रज्जब एक क्षण बाद बोला, बड़े भोर उठकर चला जाऊंगा, तब तक घर के लोगों की तबीयत भी अच्छी हो जाएगा। अर्थात घर के लोगों से तात्पर्य उसकी पत्नी से है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि घर के लोगों से तात्पर्य किसके साथ है, तो रज्जब की पत्नी से। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। काफ़ी रात गए। कुछ लोगों ने एक बंधे इशारे से ठाकुर को बुलाया। बंधे इशारे का मतलब, इशारा जो है फिक्स है कि हम तुमको आवाज़ देंगे, तो इस तरह से इसका मतलब मैं ही आवाज़ दे रहा हूँ। भौं भौं आवाज़ दूँ, इसका मतलब मैं ही आवाज़ दे रहा हूँ। एक बंधा हुआ इशारा है, सीटी हो सकता है, कुछ भी। तो उसी तरीके, उसी इशारे से जो है बुलाया गया। ठाकुर समझ गया कि वह मेरे व्यक्ति हैं, मेरे साथी हैं, मुझे बुला रहे हैं। एक फटी सी रजाई ओढ़े ठाकुर साहब बाहर निकल आया। आगंतुकों का मतलब आने वाले व्यक्ति, आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊजू आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का शगुन बैठा, अर्थात कल शाम को जो है पैसा मिलेगा, अर्थात राहगीर को लूटेंगे। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? हाँ, आगंतुक बोला, एक कसाई रुपए की मोट बांधे इसी ओर आया है, परंतु हम लोग जरा देर से पहुंचे, वह खिसक गया, कल देखेंगे जरा जल्दी। अब कहता है कि जरा जल्दी हम देखेंगे, अर्थात देखिए यहाँ पे उसने कह दिया कि कसाई, आगंतुकों ने कह दिया कसाई। अब ठाकुर ने मिला लिया कि वह वही कसाई है जो रज्जब है और ठाकुर के घर में आकर के जो पनाह में है। तो उसने क्या कहा? ठाकुर ने घृणा पूर्वक स्वर में कहा, कसाई का पैसा न छुएंगे। क्यों? बुरी कमाई, उसके रुपयों पर कसाई थोड़े ही लिखा है। ये कौन कह रहा है? उसके साथी कह रहे हैं। रुपया तो दूसरों का ही है, कसाई के हाथ में आने से रुपया कसाई नहीं हुआ। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है। देखिए यहाँ पे बार बार ठाकुर उसको क्या करे, अवॉइड करने की कोशिश, उसको टालने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसके साथी जो है उस कसाई को ना लूटे। हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर देंगे। ज़्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर का बाहर ही डाल दिया। भीतर देखा कसाई सो रहा था, उसकी पत्नी भी। ठाकुर भी सो गया। सवेरा हो गया, परंतु रज्जब ना जा सका। समस्या यहाँ पे यह आ गई कि रज्जब जो है अपने ठाकुर के घर से जा नहीं पाया। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया, परंतु शरीर भर में पीड़ा थी। पीड़ा यानी दर्द। वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया, यानी बहुत क्रोधित हुआ कि तुमको भाई हम कहे थे कि सुबह सुबह भोर भोर तुमने खुद कहा था कि सूरज उगने के पहले ही तुम घर छोड़ दोगे और तुम अभी तक यहीं पड़े हुए हैं। रज्जब ने कहा, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं। रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं। गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर पर टिका हुआ देखकर तरह तरह का बकवास करेगा। तुम बाहर जाओ और इसी समय। मैंने कहा ना कि ठाकुर को भय है कि गांव के लोग उससे डरना छोड़ देंगे, इसलिए वह इस डर के मारे उनको घर के बाहर निकालने का प्रयास करता है। रज्जब ने बहुत विनती की, किंतु ठाकुर न माना। यद्यपि गांव उसके दबदबे को मानता था, परंतु अव्यक्त लोकमत का दबदबा उसके मन पर भी था। इसलिए रज्जब गांव के बाहर सपत्नी को पत्नी के साथ
एक पेड़ के नीचे जा बैठा और हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा। अर्थात क्या करने लगा? हिंदू धर्म को जो है वो कोसने लगा कि ये लोग कैसे हैं, लोगों की मदद नहीं करते, इनके अंदर जो है दरिया दिली नहीं है, अर्थात मोह माया नहीं है, किसी के लिए प्रेम की भावना नहीं है, ये सारी चीज़ें। उसे आशा थी कि पहर आध पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा न हुआ। तब उसने एक गाड़ी किराए पर कर लेने का निर्णय किया। चूँकि वह पिछले दिन ही यह सोच रहा था कि गाड़ी किराए पर नहीं करेगा ताकि उससे पैसे बचे, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसे मजबूरन जो है अपनी पत्नी के लिए गाड़ी करना पड़ा। मुश्किल से एक छोटी जाति का व्यक्ति काफ़ी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राज़ी हुआ। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया। वह जाड़े के मारे थर-थर काँप रही थी, इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की ना पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया। स्थगित यानी पोस्टपोन, जब तक कि उस बेचारी को कम से कम कपकपी ना बंद हो जाए। अर्थात अब जाहिर सी बात है कि ठंड का मौसम है और वह कपकपी लगी हुई है, तो उसकी पत्नी जो है और बीमार हो सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए वह यह बात सारी सोच करके उसने क्या किया, यात्रा को जो है रोक दिया वहीं पर। घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज हो आया। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डालकर और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान बोला, दिन भर तो यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो? रज्जब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी करने के लिए कहा। वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चल सकेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं घर जाता हूँ। क्योंकि देखिए, गाड़ीवान भी सुबह से जो है शाम तक इंतज़ार कर रहा है और वह चाहता तो उस समय में दूसरी जगह जा कर के किराया जो है और वो कहीं ले सकता था, लेकिन वह सारा दिन जो है आराम किसके लिए इंतज़ार करता है? रज्जब के लिए। तो उसे भी अंदर से क्रोध है, तो वह कहता हम इतने किराए में नहीं जाएंगे, अब और किराया लगेगा। अब चूंकि रज्जब के पास कोई उपाय नहीं होने के कारण जो है रज्जब ने दांत पीसे कुछ क्षण चुप रहा, सचेत होकर कहने लगा, भाई आफत सबके ऊपर आती है। आफत यानी विपत्ति। मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो, अर्थात मेरी मजबूरी को समझो, कुछ मेरे साथ जो है कोऑपरेट, यानी कहते हैं ना कि मेरे साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करो, अर्थात मेरे जो जिस हम असुविधा में उस असुविधा को समझो। कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आई, क्योंकि कसाई बिना किसी मोह माया के जानवरों को हलाल कर देना, जानवरों को काट देना जो है, उसके मुख से जो है दया की भावना और प्रेम मोहब्बत की बात सुनकर के जो है किसको हंसी आई? गाड़ीवान को। उसको टस से मस न होता देखकर रज्जब ने और पैसे दिए। तब उसने गाड़ी हाँकी। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। एक मील का मतलब होता है 1.5 किलोमीटर, ठीक है। गांव कोई पास में न था। रज्जब को गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। पत्नी बुखार से बेहोश सी थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रज्जब को स्मरण यानी याद हो आया कि उसकी पत्नी के बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना। आंटी यानी वो जो पैसे का थैला है, छोटी सी थैली है, उसमें से जो है कुछ पैसे जो है वो कम हो गए हैं। और स्मरण होया कि गाड़ीवान का वह एक हठ यानी जिद, जिसके कारण उसे कुछ पैसे व्यर्थ ही और दे देने पड़े थे। उसे गाड़ीवान पर क्रोध था, परंतु उसको प्रकट करने के लिए उस समय उसके मन में इच्छा न थी। अर्थात उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ की चिंता थी, अपनी पत्नी को लेकर के वह सही सलामत जो है ललितपुर पहुंच जाए। इसलिए वह किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का पंगा नहीं लेना चाहता था, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ किया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर,
वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। यह कौन कहता है? गाड़ीवान कहता है। तो रज्जब क्या कहता है? कल का फिर पैसा मांग उठना, अर्थात तुम तो रोज रोज पैसा मांगोगे, तभी तो तुम एक पैसा, एक दाम जो तय हुआ था और फिर जैसे ही देर हुआ कहा तुमने और पैसे लगेंगे, कल देर होगा तो तुम कहोगे फिर पैसे दे दो। कैसे मांग उठूंगा? किराया ले चुका हूँ, अब फिर कैसे मांगूंगा? गाड़ीवान कहता है मैंने तो किराया ले लिया है, अब नहीं मांगूंगा। जैसे आज गांव में हट करके मांगा था, बेटा ललितपुर होता तो बतला देता, अरे अगर मेरा गांव होता ना तुम ऐसे करते, हम तुमको बता देते कि हम क्या चीज़ है। तुमको क्या बतला देते? क्या सेतमेत गाड़ी में बैठना चाहते थे? सेतमेत यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या फ्री में बैठना चाहते थे कि तुम बैठोगे और हम तुमको लेकर पहुंचा दे ललितपुर? हाँ, क्यों बे? क्या रुपया देकर भी सेतमेत का बैठना कहाता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है, अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो साले को यहीं छुरी से काट कर कहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। अर्थात कह रहे हैं कि हम पैसा दिए हैं फिर भी कहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट बैठे हैं, इतना पैसा दे दिए तुमको, ज़्यादा बोलोगे तो यहीं काट के फेंक देंगे, तुम्हारा गाड़ी लेकर चले जाएंगे अपने घर, तुम समझते रहना। जब ये बोला, रज्जब क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भली भांति प्रकट हो गया। वो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जब वो बोल दिया, गाड़ीवान ने इधर उधर देखा, अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था, आसपास झाड़ी खड़ी थी, ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अब निकला और अब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी हड्डी कांप गई, ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही हो। अब वो डर गया कि कहीं सचमुच मुझे मार न दे। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़ाऊंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु और आगे ना जाऊंगा, कहीं सचमुच मार्ग में मार न डाले। अब देखिए, मैंने कहा ना कि वो जो गाड़ीवान है उसके मन में डर हो गया, क्योंकि कसाई है और इसको काटने में और मारने में जरा भी इसको सोचना नहीं पड़ेगा, इसलिए वह उसकी बात को वह सच समझ लेता है और वह यही सोचता है कि अगला कोई भी गांव आएगा तो वो वहाँ से क्या करेगा, अपने गाड़ी से निकल जाएगा, गाड़ी से उतर करके और सारे पैसे वापस कर देगा उसे और आगे बढ़ने की अनुमति। अब वो कहता है कि हम अब आगे नहीं जाएंगे, भले तुम सारे पैसे ले लो। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने न देख रहा था, इसलिए ज़रा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी ने कठोर कंठ से निकला, खबरदार जो आगे बढ़ा। रज्जब ने सामने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांध कर न जाने कहाँ से आ गए हैं। उसमें से तुरंत ही एक ने बैलों की जुआरों पर एक लठ पटका और 2 दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। जुआरों यानी देखेंगे कि जो बैल होता है उसके ऊपर लकड़ी का ये जो रहता है, ठीक है, उस पर जो है पटक दिया और कहा कि, और चारों तरफ से घेर लिया, आक्रमण करने के लिए आ गए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ, बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझसे कोई सरोकार नहीं, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, हमको पैसा दिए, हम लेके जा रहे हैं इनको गाँव पे। यहाँ कौन है? एक ने गरज कर पूछा। गाड़ीवान की घिघी बंद गई, कोई उत्तर ना दे सका। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी। गाड़ीवान खिसकना चाहता था कि दूसरे ने उसको पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला, बोला, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ, गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे हैं। देखिए, 16 आने का मतलब होता है, 16 आने का मतलब होता है 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपये मतलब 100 पैसा। 1 रुपये का मतलब 100 पैसा। अब 1 रुपया यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास कितना है,
3-4 आने हैं, यानी 25 पैसे होंगे, 20-25 पैसे, ठीक है। उसके बाद और यह कौन है बतला, उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ी वाले ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई है। रज्जब के सिर पर जो लाठी उबारी गई थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। अर्थात वह लाठी उबारने वाला और कोई व्यक्ति नहीं, दूसरा ठाकुर ही था। जैसे ही उसे पता चला कि वह ललितपुर का कसाई है तो उसे अपनी बात याद आ गई कि उसने ललितपुर के कसाई को ही अपने घर में पनाह दिया था। इसीलिए वह उससे कंफर्म करता है बार बार कि तुम सच सच बताओ कि तुम कसाई हो। हाँ महाराज, रज्जब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत जोर से कराही। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी से कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चलो यहाँ से। देखिए मैंने कहा ना कि ठाकुर लाठी उस पर उबारा था, ठाकुर को सारा चीज़ पता था कि उसका नाम रज्जब है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। उसने न माना, बोला इसका खोपड़ा चकनाचूर करो दाऊ जी। अब मैंने कहा दाऊ जी ठाकुर को कहते हैं, यदि वैसे न माने, असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते, छोड़ना ही पड़ेगा। उसने कहा इस पर हाथ न पसारेंगे और न पैसा छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से दाऊ जी आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, मैं देखता हूँ। और वह तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। अर्थात ठाकुर तो अब उसे कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। वजह यही है कि वह उसकी शरण में आया है, और शरण में आया हुआ व्यक्ति की मदद करना जो है वह हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है, अपने शरणागत की मदद करना। तो वही ठाकुर जो है उसको निभा रहा है। लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ाकर उसने तुरंत रुपया पैसा निकाल कर देने का हुक्म किया। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर जाओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। हो मेरी बला से, गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूँ। और उसने रज्जब को फिर धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किए देता हूँ। वह मेरी शरण में आया था। देखिए अब ठाकुर से रहा नहीं जाता है, वह सच बात जो है अपने मुंह से कह देता है। और देखिए उस रज्जब के लिए जिससे उसका कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि वह उसकी शरण में आया हुआ है, उसके लिए वह अपने साथियों से जो है इतने वर्षों से जिसके साथ काम कर रहा है उसके साथ जो है वह दुश्मनी मोल लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में उसकी शरण में आया हुआ व्यक्ति जो है कितना महत्व रखता है। गाड़ीवान लठैत झक से मारकर नीचे उतर गया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुँचा आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। और तुम दोनों में से किसी ने भी किसी को इस बात की चर्चा कही तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। अर्थात भूसी अर्थात जो चारा होता है, गाय का जो चारा होता है, भूसी की आग, बहुत तेज़ी से आग लगता है, उसमें जलाकर तुम लोगों को खाक कर दूंगा। खबरदार जो तुमने जिक्र किया कि मैंने रज्जब को अपने यहाँ पनाह दी थी और ये घटना जो कभी हुआ था ऐसा, इस घटना को भूल जाओ। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी उसने क्षुब्ध स्वर में कहा, दाऊ जी आगे से कभी आपके साथ ना आऊँगा। अब हम आपके साथ जो है कभी भी लोगों को लूटने के लिए नहीं आएंगे। दाऊ जी ने कहा, ना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता। अर्थात हम बुंदेलखंड के हैं, बुंदेला हैं, और मेरी शरण में जो आया है हम उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। चूँकि रज्जब मेरी शरण में आया था इसलिए उसकी हिफाजत करना जो है मेरा कर्तव्य है, और मैंने उसकी हिफाजत जो है वो की। इस बात को गांठ बांध लेना, अर्थात ये अपने दिलो दिमाग में बैठा लो
कि जब भी मेरी कोई शरण में आएगा तो हम उसकी रक्षा जो है सदैव करेंगे। तो आशा करते हैं कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।